हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आपके रिवीजन अच्छे चल रहे होंगे। मैंने कोशिश की है कि जब जब मैं रिवीजन करूँगी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी उस चीज़ को जो मैं शेयर रिवाइज करूँगी अपने लिए। और अभी मैं रिवीजन करने जा रही थी सीटेट के ये जो क्वेश्चंस हैं, तो आइए हमारे साथ आप भी रिवीजन कीजिए। और ये है हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज बहुत पहले भी हमने कुछ कुछ रिवाइज किया है, लेकिन ये सीटेट के लिए जो ये पेपर है इसका फर्स्ट चैप्टर है ये। और इससे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें वो डायरेक्टली दिए हुए हैं ईयर वाइज, तो हम इसको डायरेक्टली ही रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर सब कर सकें। और हाँ, आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने इस रिविजन्स को लिया है मैंने, तो ये हमने एक बुक मंगाई थी बहुत पहले भी हमने आपको बताया था, पेपर 1 की ये चाइल्ड डेवलपमेंट मैथमेटिक्स ईवीएस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की ये जो है पेडागोजी की वन लाइनर बुक है। इसमें आपको सारे पेडागोजीज आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और ये बुक मैंने अमेजोन से मंगाई थी। तो ये मास्टर कोर्स है सीटेट का और स्टेट्स पेपर्स के लिए। तो अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर, और हमारा पॉइंट है ये अध्याय सीखना और अधिग्रहण। तो पहला नंबर आता है क्वेश्चन का, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है। तो इसका आंसर होगा भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ तात्पर्य, इसमें नोट्स दिए हुए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से तात्पर्य है कि मानव अकेला नहीं रह सकता। भाषा ही उसे समाज और संस्कृति से जोड़ती है। बिल्कुल सही है, भाषा ही समाज और संस्कृति के बीच की कड़ी है और वही इसे ज्ञान प्राप्त होती है वहीं से। इसका तात्पर्य है कि जब भाषा सीखी जाती है तब उसे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसमें वह देखी जा रही है, और ज्ञान को भी उसी से जोड़ना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संरचना पुनर्गठन समय के साथ प्रभावित होता है। अतः एक ऐसे रूप या संरचना का निर्माण करता है जो पैतृक रूप से गुणात्मक रूप से भी भिन्न होता है। क्वेश्चन अलग दूसरा है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। परस्पर बातचीत करने से अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। जहाँ पे अवसर है यानी कि हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर होगा। बातें इसमें पॉजिटिव हो रही हैं, अवसर आ रहा है यानी कि ये पॉजिटिव है। और भाषा अर्जन के संदर्भ में क्या उचित नहीं है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा के कोई नियम नहीं होने चाहिए। भाषा तो कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। भाषा अर्जन के संदर्भ में उचित नहीं है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। और बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। प्राथमिक स्तर को शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, इसका कथन निहितार्थ है। ये 2014 में सितंबर में आ चुका है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ चुके हैं बस वही इसमें दिए हुए हैं। और बच्चों के भाषा विकास का विशेष ध्यान दिया जाए, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में सही नहीं है। और भाषा अर्जित करना सहज होता है। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। अब आते हैं यहाँ, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण है चॉम्स्की के भाषाई परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या है, भाषाई परिवेश। उसका भाषाई परिवेश कैसा है। और जब भाषा सीखने में क्या होता है, बच्चे जो है भाषा सीखते हैं और उसको भाषा को ग्रहण करते हैं, तो उसका सबसे मूल्य जो उसका कारण होता है, जो प्रमुख कारण होता है, वो भाषाई परिवेश ही होता है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों में परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यहाँ पर भी ये अवसर अवसर यानी उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ें और इसके लिए उन्हें अवसर देने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं
सकती हैं। यह 2014 में फरवरी में क्वेश्चन आया था। परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं और भाषा की पढ़ाई जो है समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। ये 2015 में आया था। और प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें तुकबंदी हो। जिसमें तुकबंदी होती है वो बच्चों को बहुत पसंद आती है कविता। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण का मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। कौन सा इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? 2015। बच्चों के कला आप नोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। और क्वेश्चन इसका अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे लयपूर्ण कविताएं पसंद करते हैं। कैसे कविताएं पसंद करते हैं? लयपूर्ण। ये 2015 में आया था। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। 2016 में क्वेश्चन आ चुका है ये। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। तो हमने इतने सारे जो क्वेश्चन देखे सीखना और अधिग्रहण के लिए। अब और देखते हैं। साधारण और तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब तक सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये किस साल ये क्वेश्चन आया है। मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसके जो सॉल्यूशन है उसको पढ़ रही हूँ। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य सार्थक तथा मज़ेदार हो। बच्चों के भाषा विकास के लिए किसकी अनुशंसा सर्वप्रथम होगी? घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हों। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे कहीं या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। मतलब जो बात कही जाती है लिखी जाती है वो बच्चों के आलोचनात्मक दृष्टि से उसको वो अपने स्वयं उसे वो परख सकें। और भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ये जो है वो उचित नहीं है। और इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं नोट्स में। बालक जब भी भाषा के नए नियम या व्याकरण के नियम सुनता है तो वह उसे बिना अर्थ जाने दोहराता है। इसके द्वारा वह इन नियमों को आत्मसात कर अपने भाषा प्रयोग में लाने लगता है। भाषा के नए नियमों और रूपों का विद्यार्थी बार बार अभ्यास करते हैं। इसमें नियम उनके भाषा प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। बालक भाषा के जिन नियमों या रूपों को बार बार सुनता है वही नियम उसे याद हो जाते हैं और वह व्यवहार में लाने लगता है। बालक अपने जन्म के कुछ महीनों तक केवल कुछ ध्वनियों का अधिक प्रयोग करता है। ये ध्वनियाँ कोई वर्ण या अक्षर ना होकर उसके मुख से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हो सकती हैं। परंतु जब वह अपने आसपास रहने वाले लोगों के मुख से विभिन्न ध्वनियों को सुनता है, ध्वनि में अक्षर और शब्द दोनों होते हैं, तो वह धीरे धीरे उनको समझने लगता है। श्रुत लेखन में कौन सी दो दक्षताओं का एक साथ विकास होता है? श्रवण लेखन। यानी कि श्रवण और लेखन दोनों होता है, सुनना और लिखना। शिक्षण में सहायक उपकरणों में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? श्यामपट्ट। कौन सा प्रश्न बच्चे के भाषा क्षमता के विकास में सहायक है? तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? प्राथमिक स्तर पर बच्चे की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण। तो हमने आज इतने सारे जो क्वेश्चंस रिवीजन किए हैं, ये एग्जाम्स में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। बच्चे अपने जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। ये आपको 2019 में जुलाई में आया था। भाषा अनुकरण करने को भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसके शैक्षिक निहितार्थ को पाने के लिए अनिवार्य है सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत चॉम्स्की से संबंधित है। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और विचार के साथ गहरा संबंध है। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है। यह आया था आपको 2020 में। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है?
वो सांकेतिक, ये यू टेट यानी यूपी टेट में क्वेश्चन आए हैं, आ चुके हैं। वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयन पर आधारित है उसे पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। एक बच्चा या बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करती है, क्योंकि विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक होती है। बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। तो हमने आज इतनी जो पेडागोजी हिंदी की रिवाइज़ करी है, और कोशिश करेंगे कि कल जो है कल तो मैं नहीं कर पाऊँगी दोस्तों, कल मेरा एकेडमिक का एग्ज़ाम चल रहा है, एमिड का सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं तो कल नहीं कर पाऊँगी रिवीजन। लेकिन परसों ज़रूर मैं आगे के जो बचे हुए हैं कुछ 10-15 क्वेश्चन और इसी पेडागोजी के हिंदी के सीखने सिखाने वाले जो हैं, तो इसको हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। आइए थोड़ा सा ईवीएस टच कर लेते हैं, उसके बाद जो है जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत को में पहुँचेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी रिवाइज़ करने का। और अगर मुझे जब भी मौका मिलेगा बीच में तो मैं इसको रिवाइज़ कर लूँगी। आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी पढ़ूँ वो आप तक भी पहुँच जाए और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करे। अब जाइए हम रिवाइज़ करते हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीत, ये है आपकी बुक, मुकेश सर की ये बुक है हमारे पास, और इसका पेपर 1 जो है कक्षा है 1 to 5 का है। एनसीईआरटी पर जो है ये पाठ्य पुस्तकों पर पूर्णतः आधारित इनकी बुक है, और ये हमारे सीटेट एवं सभी राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए ये संपूर्ण पुस्तक है। तो हमने मंगवाई है, और आइए इससे रिविज़न करते हैं, और हम जो रिविज़न करेंगे हम हमारे दोस्तों को ज़रूर ज़रूर शेयर करेंगे, और आप इसे खूब पढ़िए और रिवाइज़ कीजिए। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य आज इसका देख लेते हैं कौन कौन है। भरतनाट्यम, उसके बाद है आपकी कथकली, इसमें क्या क्या है, और एक है कथक, फिर है ओडिसी, ओडिसी के बाद ये देखिए आपकी ओडिसी डांस हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद आती है आपकी मणिपुरी, मणिपुरी के बाद मणिपुरी के बाद आती है आपकी गौंड पेंटिंग, ये चित्रकला में आती है। माफ कीजिएगा, यहाँ आती है मोहिनी पट्टम, ये भी एक डांस है यहाँ का, देखिए। और मोहिनी पट्टम जो है केरल में होता है ये डांस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये है आपकी कुचिपुड़ी, और आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी, और ये देखिए। और उसके बाद आता है कुटियाट्टम, ये कुटियाट्टम भी है, ये भी एक डांस है, देख लीजिए इसमें। कुटियाट्टम के बाद आ जाते हैं हम लोग, कुटियाट्टम जो है वो केरल की एक शास्त्रीय रंगमंच संगीत है। और उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, कुछ राज्यों की प्रसिद्ध चित्रकलाएं पढ़ेंगे। तो ये हाइलाइट्स थे, और इसमें है गॉन पेंटिंग, पत्र, ये है पत्ता चित्र, पट चित्रकला है, ये पट चित्रकला। और ये है आपका मैसूर पेंटिंग है, फिर तंजौर पेंटिंग है, यहाँ देखिए। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। और ये आपका चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग है। इसके बाद मैन्योर और राजपूत चित्रकला है, इसको बोलते हैं मैनीच्योर और राजपूत पेंटिंग। और इसके बाद आते हैं कलमकारी, कलमकारी चित्रकला, इसको भी हम लोग देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ताकि एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो हल करेंगे। काली घाट पेंटिंग, तो इतनी सारी पेंटिंग्स हैं ये। अब यहाँ है देखिए पहाड़ी पेंटिंग है, उसके बाद एक वर्ली पेंटिंग, ये वीवीआई है, इस अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं। और ये आपकी आ गई प्यारी मधुबनी पेंटिंग, आपके बिहार की, यानी हमारे बिहार की, क्योंकि मैं भी तो भाई बिहारी हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। आई लव माई बिहार एंड माई डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो ये है आपका पहाड़, फड पेंटिंग इसको बोलते हैं, फड चित्रकला। और इसके बाद बस ये लास्ट था। तो इसमें इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, तो इतना हमें रिवाइज करना है, ठीक है। ये सारी जो है प्रमुख जो पेंटिंग है और डांस है। तो आइए पहले हम पेंटिंग उठाते हैं, डांस उठाते हैं, और ये है आपकी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमने एक बार और भी रिवाइज किया है, अगर आप हमारी किसी क्लिप वीडियो में जाके देखेंगे प्ले लिस्ट में तो आपको ज़रूर दिख जाएगी। तो पहले तो हम इस डांस को देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। पहले इसे सादिर दासी अट्टम और तंजावुरमना अट्टम के नामों से जाना जाता था। भारतनाट्यम में नृत्य के 3 मूलभूत तत्वों को कुशलतापूर्वक शामिल किया गया है और ये भाव अथवा मन स्थिति, राग अथवा संगीत और स्वर माधुर्य और ताल अथवा काल समंजन। भारतनाट्यम में जीवन के 3 मूल तत्व दर्शन, शास्त्र, धर्म का विज्ञान या एक गतिशील सांसारिक नृत्य शैली है तथा इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध है। वस्तुतः यह एक परंपरा है। इसमें पूर्ण समर्पण, सांसारिक बंधनों से विरक्त तथा निष्पादन करता है। इसमें जो है चरमोत्कर्ष पर होना आवश्यक है। तो आज हमने ये रिवाइज किया भरतनाट्यम और एक और पेंटिंग रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम रिवीजन स्टॉप करेंगे और बाकी फिर रात में देखते हैं क्या रिवाइज करना है। वैसे कोशिश करेंगे कि बेस बीपीएससी जो सुपर टेट के जो हैं पोर्शंस उसको टच करें। केरल के दक्षिण में ये है आपका कौन सा पेंटिंग, ये है आपकी कथकली। तो केरल के दक्षिण में पश्चिमी राज्य का एक समृद्ध और फैलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की परंपरा है। कथकली जो है का अर्थ है एक नाटक या नृत्य नाटिका। यह अभिनेता रामायण और महाभारत के महान महाग्रंथों और पुराणों के लिए चरित्रों नए के लिए किए गए चरित्रों को अभिनय करते हैं और मतलब जो रामायण और महाभारत में जो पार्टिसिपेट उसको वो लोग अपने महाग्रंथों के पुराणों के लिए चरित्रों को अभिनय करते हैं। वहाँ जो पुराणों में जो भगवान राम और सीता जी और बाकी जो भी अभिनेता रामायण में वो जो रामायण के अंतर्गत जो पाठ्य में जो दिया हुआ है उसको वो लोग अपने जो अभिनय के अनुसार उसको प्रस्तुत करते हैं। इसको यही कहा जाएगा। पुराणों के लिए चरित्रों को अभिनय करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो भगवान राम क्या कहना चाह रहे थे या फिर लक्ष्मण क्या कहना चाह रहे थे, इस टाइप से। यह जो है अत्यंत रंग बिरंगा नृत्य है। इसके नर्तक उभरे हुए परिधानों, फूलदार दुपट्टों, आभूषणों और मुकुट से सजे होते हैं। और यहाँ देख लीजिए, वे उन विभिन्न भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए सांकेतिक रूप से विशिष्ट प्रकार का रूप धरते हैं और वैयक्तिक चरित्र के बजाय उस चरित्र के अधिक नज़दीक होते हैं। विभिन्न विशेषताएं मानव देवता समानता आदि को शानदार वेशभूषा परिधानों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और कभी वो दानव या दैत्य के समान होते हैं, कभी मानव के समान अपनी वेशभूषा को करते हैं। इस नृत्य का सबसे अधिक प्रभावशाली भाग यह है कि चरित्र कभी बोलते नहीं। अच्छा, ये बोलते नहीं हैं, केवल उनके हाथों के हाव भाव की उच्च विकसित भाषा तथा चेहरे की अभिव्यक्ति होती है जो उस नाटिका के पाठ को दर्शक के सामने प्रदर्शित करती है। मतलब कि दर्शक को भी ये समझने की बहुत ज़रूरत होती होगी जब ये डांस होता होगा, क्योंकि ये तो कुछ बोलते नहीं हैं, तो उनके इशारों से, उनके हाव भाव से समझना पड़ता होगा कि आखिर ये जो अभिनय है वो किसके लिए हो रहा है और ये क्या कहना मांग रहे हैं। उनके चेहरे के छोटे और बड़े हाव भावों की गति, नेत्रों का संचालन, गालों, नाक, ठोड़ी की अभिव्यक्ति पर जो है बारीकी से काम किया जाता है तथा एक कथकली अभिनेता नर्तक तथा विभिन्न भावों को प्रकट किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, जबकि अब कुछ समय से महिलाओं को कथकली में शामिल किया जाता है। तो ये अच्छी बात है कि अब महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं। और अब हम अगला जो है डांस वो अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, वो कथक और ओडिसी। तो तब तक के लिए इस रिवीजन को अब यहीं स्टॉप करते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, रिवीजन कीजिए, रखिए और खूब सारा जो है अपने तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए आपको। और रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। तो कि जब आप इसको लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहिए।
वरना पढ़ाई तो हम सभी कर रहे हैं, मैं भी रिवीजन कर रही हूँ। मैं कोई मैंने कोई अपनी प्रोफेशनल क्लासेस नहीं खोली हुई हैं, बस ये एक हमारे फ्रेंड्स के लिए हमने एक चैनल शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि हम हमारे जो जो भी दोस्त जो नहीं कुछ भी जहाँ तक उनको मुझसे जो हो पा रहा है, मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं उनको शेयर करूँ, और वो भी कोशिश करें कि उसको शेयर कर दें उस स्टूडेंट तक जो शायद इसको देख के उसको शायद कुछ याद रह जाए एग्ज़ाम में, और शायद मेरी बुक से या फिर मेरे रिवीजन से उसको शायद कभी कोई अगर उसको थोड़ी सी भी मदद मिल जाएगी, तो ये मैं बहुत बड़ी उसकी शुक्रगुज़ार रहूँगी और मुझे बड़ी शांति मिलेगी कि चलो मैंने जो रिवीजन किया था उससे मेरे किसी फ्रेंड को काम आया। तो और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी इस रिवीजन से कामयाबी मिले। मैं भी आपकी तरह एक एग्ज़ामिनी हूँ और आगे सारे एग्ज़ाम्स मुझे भी देने हैं। तो हमारे सभी वो दोस्त जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक से पेपर दें अपना, बीपीएससी सुपर टेट के सारे एग्ज़ाम्स अच्छे से क्रैक करें, ऐसी मेरी दुआ है। और जो फ्रेंड सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको वो जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने हमें दे दिया है अपेयरिंग में एग्ज़ाम देने का मौका। तो हमारे लिए तो ये डबल वो है कि हम हमारे जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, जो हमारे अपेयरिंग दोस्त हैं सीटेट के लिए, उनको बीए डीएलएड इन सभी का सीटेट क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। रखिए अपना ख्याल और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।